explain the different types of guardian of a Hindu minor, state the power of natural guardian under Hindu minority and guardianship act। ठीक है, तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि यहाँ पे टाइप्स ऑफ गार्डियन पूछा है, तो टाइप्स ऑफ गार्डियन में 4 टाइप के गार्डियन होते हैं। ठीक है, सबसे पहला गार्डियन होता है आपका नेचुरल गार्डियन। नेचुरल गार्डियन का मतलब होता है जो बायोलॉजिकल फादर होते हैं ना, उसको नेचुरल गार्डियन बोलते हैं। ठीक है, बायोलॉजिकल पेरेंट जो भी होते हैं, तो फर्स्ट होता है फादर, तो फादर को नेचुरल गार्डियन माना जाता है। अगर फादर नहीं है तो मदर को माना जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट नेचुरल गार्डियन फादर होता है और सेकंड नेचुरल गार्डियन मदर होता है, हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, तो पहला टाइप का है नेचुरल गार्डियन, दूसरा है टेस्टामेंटरी गार्डियन, तीसरा है डी फैक्टो गार्डियन और फोर्थ है गार्डियन अपॉइंटेड बाय द कोर्ट। ठीक है, तो नेचुरल गार्डियन का मतलब मैंने अभी आपको बता दिया, जो बायोलॉजिकल हो। ठीक है, उसको बोला जाता है नेचुरल गार्डियन। दूसरा है आपका टेस्टामेंटरी गार्डियन। टेस्टामेंटरी गार्डियन का मतलब होता है जो विल में बना के जाते हैं, जैसे मान के चलिए मैं बीमार हूँ। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं कुछ ही दिन जिंदा रहूंगा, तो जो मेरे बच्चे हैं उनका ख्याल रखने के लिए अगर मैं किसी को एज अ पेरेंट, ठीक है, एज अ गार्डियन अपॉइंट करके जाता हूँ थ्रू अ विल, तो उसको बोला जाता है टेस्टामेंटरी गार्डियन। ठीक है, तीसरा है डी फैक्टो गार्डियन। डी फैक्टो गार्डियन का मतलब होता है जैसा कोई मेरा मतलब बच्चा है। ठीक है, मैंने किसी को गार्डियन नहीं बनाया था, लेकिन मेरे पड़ोसी मेरे बच्चे को बहुत अच्छे से ख्याल वगैरह रखता है। ठीक है, तो वो बाय डिफॉल्ट अगर उसको किसी को गार्डियन बनाना पड़ेगा उस बच्चे को, तो सबसे पहले कोर्ट उसी को बनाएगा जो पहले से उस बच्चे को देखभाल कर रहा है। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट हम अज्यूम करेंगे कि ये जो आदमी है ना, उस बच्चे के लिए बेहतर है क्योंकि इसने शुरू से ही बच्चे का ख्याल रखा है, तो बाय डिफॉल्ट वो गार्डियन हो जाता है, तो उसको बोला जाता है डी फैक्टो गार्डियन। ठीक है, फोर्थ है आपका गार्डियन अपॉइंटेड बाय द कोर्ट। जिस बच्चे का कोई गार्डियन नहीं होता है, ठीक है, तो उस परिस्थिति में कोर्ट भी बच्चे के लिए गार्डियन अपॉइंट करता है, तो उसको बोला जाता है गार्डियन अपॉइंटेड बाय द कोर्ट। ठीक है, अभी ये हो गए 4 टाइप्स ऑफ गार्डियन। इसमें पूछ रहा है नेचुरल गार्डियन के पावर क्या क्या है, तो नेचुरल गार्डियन ऑब्वियसली वो फिजिकल वो फादर रहते हैं। ठीक है, बायोलॉजिकल पेरेंट रहते हैं, तो उनके पास सारा अधिकार रहता है। ठीक है, लेकिन हमेशा याद रखना इस चारों गार्डियन में जो गार्डियन होगा वो किस चीज के लिए गार्डियन होगा, वो उस माइनर के लिए और माइनर के प्रॉपर्टी के लिए। ठीक है, हमेशा याद रखना जो भी पेरेंट होंगे, चाहे वो टेस्टामेंटरी पेरेंट हो, डी फैक्टो गार्डियन हो या गार्डियन अपॉइंटेड बाय द कोर्ट हो, वो माइनर और माइनर का जो प्रॉपर्टी होगा दोनों का क्या करेगा, केयर टेकर होगा वो। ठीक है, तो इसका पावर क्या रहेगा कि अगर बच्चे के हित में किसी प्रॉपर्टी को कहीं रेंट पे देना है, दे सकते हैं। अगर किसी कोई प्रॉपर्टी खरीदना है, खरीद सकते हैं। कोई प्रॉपर्टी बेचना है, लेकिन बच्चे के फ्यूचर में बच्चे के बेनिफिट के लिए अगर वो कर रहे हैं, तो आप वो सारा पावर आपके पास रहेगा। तो यही पावर है उनके, बाकी कुछ अदर है नहीं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एक्सप्लेन इन डिटेल अडॉप्शन बाय अनमैरिड फीमेल अंडर हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट। ठीक है, कोई लड़की है जो अनमैरिड है, ठीक है, उनको बच्चा गोद लेना है, तो उसके बारे में प्रोविजन बोल रहा है आपको बताना। तो अंडर हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 सेक्शन 8 में बताया गया है कि कब अनमैरिड फीमेल अडॉप्शन कर सकती है, मतलब बच्चे को गोद ले सकती है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला दिया है एलिजिबिलिटी ऑफ एन अनमैरिड फीमेल टू अडॉप्ट चाइल्ड। ठीक है, सेक्शन 8 सेक्शन। हेलो, किसी को कोई डाउट है? ये सवाल था हमारा, अनमैरिड फीमेल बच्चे को गोद लेगा उसके संदर्भ में। ठीक है, तो सेक्शन 8 का पहला कंडीशन क्या है, एलिजिबिलिटी बताता है कि कब कोई महिला बच्चे को गोद ले सकती है। ठीक है, तो सबसे पहला कंडीशन क्या दिया है यहाँ पर, देखिए, एनी फीमेल हिंदू हु इज ऑफ साउंड माइंड एंड इज नॉट अ माइनर हैज द कैपेसिटी टू टेक अ सन और डॉटर इन अडॉप्शन। ठीक है, सेक्शन 8 का सीधा सीधा बोलना है कि अगर कोई महिला साउंड माइंड है, ठीक है, और वो माइनर नहीं है, तो वो बच्चे को गोद लेने के लिए कैपेबल है, चाहे वो बच्चा लड़का हो या लड़की हो। कुछ कंडीशंस दिए गए हैं जिसको फुलफिल करना बहुत जरूरी है। वो कंडीशन क्या है, देखिए, सी मस्ट बी अ हिंदू। ठीक है, वो जो महिला है वो हिंदू होना चाहिए। अब आपको पता है हिंदू लॉ में बुद्धिज्म भी आता है, जैनिज्म भी आता है
और सिखिज्म भी आता है, ये तीनों हिंदू लॉ में ही कवर होते हैं। ठीक है, तो महिला अगर बुद्धिस्ट भी है तो भी वो गोद ले सकती है, अगर जैनिज्म है तो भी वो ले सकती है, अगर कोई सिख है तो भी बच्चे गोद ले सकते हैं हिंदू लॉ में। दूसरा है सी मस्ट बी साउंड माइंड। साउंड माइंड तो होना ही चाहिए, उसका दिमाग बीच बीच में खराब हो जाता होगा तो बच्चे को तो कूट देगी, तो क्या मतलब है फिर बच्चे को गोद देकर, बराबर। तो ऐसा है, तो बच्चे को अगर गोद लेना है उसको तो साउंड माइंड होना चाहिए। ठीक है, साउंड माइंड का मतलब एकदम उसका दिमाग प्रॉपर काम करना चाहिए, पागल वागल का दौरा नहीं पड़ना चाहिए उसको। तीसरा है सी मस्ट बी नॉट अ माइनर, वो खुद माइनर नहीं होनी चाहिए, 18 साल से ऊपर की होनी चाहिए, तभी वो गोद ले सकती है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सी मस्ट नॉट बी मैरिड। ठीक है, वो मैरिड नहीं होना चाहिए, क्योंकि अपन सेक्शन 8 का पढ़ रहे हैं ना, तो सेक्शन 8 में जो प्रोविजन है वो अनमैरिड हिंदू वुमेन के लिए। ठीक है, तो हम इस सेक्शन के अंदर मैरिड वुमेन को तो नहीं ले सकते ना। अब ऐसा नहीं है कि मैरिड वुमेन बच्चा गोद नहीं ले सकती है, वो पति से कन्फर्म वो परमिशन लेके ले सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब हम सेक्शन 8 में आते हैं तो यहाँ पे बोल रहा है कि सिर्फ अनमैरिड वुमेन ले सकती है। ठीक है, क्योंकि सेक्शन 8 हम पढ़ रहे हैं। तो सी मस्ट नॉट बी मैरिड, इफ मैरिड द मैरिज हैज बीन डिसॉल्व और हस्बैंड इज डिजीज्ड और हैज रिनाउंस्ड द वर्ल्ड। ठीक है, अगर मैरिड हैं तो उसके पति नहीं होने चाहिए। ठीक है, या पति जो है गुजर गया होना चाहिए, या पति जो है संन्यास ले लेना होना चाहिए। ठीक है, या पति को उसके कोर्ट ने अनसाउंड माइंड डिक्लेयर कर दिया होना चाहिए, तब वो मानी जाएगी कि वो अनमैरिड ही है और फिर वो बच्चे गोद ले सकती है। ठीक है, अभी बोल रहा है कि अनमैरिड वुमेन जो है फुल्ली एलिजिबल है अडॉप्ट करने के लिए। अब यहाँ पे जिस बच्चे को गोद लेगी, ठीक है, वो बच्चा कैसा होना चाहिए उसके बारे में कंडीशन है। एन अनमैरिड फीमेल कैन अडॉप्ट आइदर अ बॉय और गर्ल अंडर सेक्शन 10। अंडर सेक्शन 10 में प्रोविजन बताया गया है कि किस बच्चे को अनमैरिड वुमेन गोद ले सकती हैं। तो सबसे पहला है कि वो हिंदू होना चाहिए, ही इज अ हिंदू, हैज नॉट बीन अडॉप्टेड प्रीवियसली, वो बच्चा पहले से कोई अडॉप्ट नहीं किया होना चाहिए, तब उसको गोद लिया जा सकता है। हैज नॉट बीन मैरिड, वो बच्चा जो है मैरिड नहीं होना चाहिए। और तीसरा, इज बेलो 15 ईयर्स ऑफ एज, वो जो बच्चा है वो 15 साल से नीचे का होना चाहिए। लॉफुली 15 साल से नीचे के बच्चे को ही अडॉप्शन में दिया जा सकता है। ठीक है, बाकी अगर किसी का कस्टम परमिट करता है तो वो बियॉन्ड एज भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे जब अपोजिट जेंडर की बात आती है तो कुछ कंडीशंस दिए गए। ठीक है, अभी जैसे ये महिला है, अब इनको लेना होगा बेटा गोद, एग्जाम्पल फॉर। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं, तो अपोजिट जेंडर के लिए सेक्शन 11 में कुछ रेस्ट्रिक्शन किए गए हैं। ठीक है, कुछ कंडीशंस लगाए गए हैं जो आपको फुलफिल करने होंगे। तो सबसे पहला मैंने क्या बोला था कि अगर लड़का बच्ची को गोद लेगा लड़की को तो 21 साल का गैप होना चाहिए। ठीक है, वाइसे वर्षा अगर महिला किसी बच्चे को गोद लेना चाहती है तो उनको भी 21 साल का गैप लेना पड़ेगा। ठीक है, अगर अपोजिट जेंडर में है। तो यहाँ पे दिया है इफ द अडॉप्शन इज ऑफ अ सन द अडॉप्टिव मदर मस्ट नॉट हैव अ हिंदू सन। ये तो सही बात है, पहले से उसके पास सन नहीं होना चाहिए, ये तो प्राइमरी कंडीशन है। ठीक है, अगर आपको वो बच्चा गोद लेना है, अगर आप लड़का गोद ले रहे हो तो आपके पास पहले से लड़का नहीं होना चाहिए, ये तो सही बात है। ठीक है, फिर बोल रहे हैं उनके बेटे का भी बेटा नहीं होना चाहिए, तब वो अडॉप्ट कर सकती हैं, सबसे पहली बात। दूसरी बात ये कि अगर कोई अनमैरिड फीमेल है, अगर वो मेल चाइल्ड लेना चाहती है तो 21 ईयर का गैप होना चाहिए। ठीक है, तो ये दो कंडीशंस मैंडेटरी है। इसके बाद बोल रहे हैं कि इसके बाद जो बच्चे हमने गोद लिए उसके बाद क्या लीगल कॉन्सिक्वेंसेस क्या होगा। ठीक है, तो लीगल कॉन्सिक्वेंसेस यही होता है कि जो बच्चा जहां से गोद लिया गया था उसका रिलेशनशिप वहां से खत्म हो जाता है, बराबर। जो बच्चे को जिसने गोद लिया है उसके साथ नया रिलेशनशिप शुरू हो जाता है। अब इनके पास जो भी प्रॉपर्टी रहेगा सारे पर उस बच्चे का अधिकार ऑटोमेटिक आ जाएगा। ठीक है, और उनका जो प्रीवियस मदर फादर थे उस बच्चे का, उसका प्रॉपर्टी का अब इस बच्चे से कोई लेना देना नहीं रहेगा। तो ये होता है उसका लीगल कॉन्सिक्वेंसेस, सब कुछ बदल जाता है, मतलब बच्चे के राइट वहां से खत्म, यहाँ से शुरू, पेरेंट यहाँ के हो जाएंगे, वहां के खत्म हो जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से सारी चीजें होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें एक लीगल इंटरप्रिटेशन हुआ था सुप्रीम कोर्ट का इन गीता हरिहरन वर्सेस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। द सुप्रीम कोर्ट हैज हेल्ड दैट
acknowledged that a woman can act as a guardian which extend to her role as an adoptive parent। ठीक है, अगर कोई बच्चे को गोद लिया है कोई फीमेल, ठीक है, तो वो गार्डियन के तौर पे काम कर सकती है। पहले क्या होता था ना, आपको पता होगा, पाट्रियार्कल फैमिली चलती थी, ठीक है, तो उसमें ये माना जाता था कि महिला जो है गार्डियन कभी हो ही नहीं सकती। ठीक है, तो इस रूल को ब्रेक किया था सुप्रीम कोर्ट ने अपने वर्डिक्ट से कि कोई भी महिला घर की गार्डियन हो सकती है। तो तभी से जो है मैट्रियार्कल फैमिली भी चलने लगा, जिसमें मदर जो है, महिला जो है घर की गार्डियन, घर का जो है कर्ता धर्ता बन सकती थी। ठीक है, इसके बाद प्रोसीजर भी बताया है, किसी को कोई बच्चा गोद लेना हो तो सबसे पहले आपको एक रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। ठीक है, अडॉप्शन डीड बनाना पड़ता है। इसके बाद आपको जो है बायोलॉजिकल पेरेंट का कंसेंट आपको मिला था, वो कंसेंटम फाइल करना पड़ता है। ठीक है, इसके बाद बच्चे को गोद लेने का अगर कोई कस्टमरी सेरेमनी है तो आपको वो भी फुलफिल करना पड़ता है। इसके बाद लीगल डॉक्यूमेंटेशन लगता है, बच्चे का है तो बच्चे का स्कूल का आधार कार्ड ये वगैरह वगैरह, जो पेरेंट ले रहे हैं उनका पूरा स्टेटस, फाइनेंशियल रिपोर्ट, ठीक है, वगैरह सब सबमिट करना होता है। ठीक है, तो ये हो गया प्रोसीजर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक्सप्लेन नेचुरल गार्डियन ऑफ अ हिंदू माइनर, स्टेट देयर पावर। तो अभी मैंने ये बताया, ठीक है, कि नेचुरल गार्डियन कौन होता है, जो फिजिकल बायोलॉजिकल पेरेंट होते हैं उनको नेचुरल गार्डियन कहा जाता है। ठीक है, उसमें सबसे पहले फादर होता है, बाद में मदर आती है। ठीक है, सेक्शन 6 में नेचुरल गार्डियन के बारे में प्रावधान किया गया है, जिसमें बताया गया है कि लेजिटिमेट बॉय है, ठीक है, या अनमैरिड गर्ल है, तो उसके लिए जो नेचुरल गार्डियन होगा कौन होगा, सबसे पहले होगा उनका फादर और उसके बाद उनकी मदर होंगी। ठीक है, अगर कोई इलिजिटिमेट बॉय है, ठीक है, नाजायज बच्चा है, तो नाजायज बच्चा है इसका मतलब उसके बाप का कोई ठिकाना नहीं है, तो उस परिस्थिति में बाप नहीं होगा फादर, ठीक है, नेचुरल, उस कंडीशन में नेचुरल गार्डियन मदर होंगे। ठीक है, उसके बाद उनका फादर होगा, जो भी सेकंड फादर जो भी होंगे वो होगा। ठीक है, अगर कोई शादीशुदा महिला है तो उनके लिए जो नेचुरल गार्डियन होगा वो उनका हस्बैंड होगा। ठीक है, तो ये नेचुरल गार्डियन का यहाँ पे सेक्शन 6 में प्रावधान बताए गए हैं। यहाँ पे बोल रहा है कुछ पावर्स हैं नेचुरल गार्डियन के, जो मैंने शुरू में भी बताया कि कोई भी गार्डियन का पावर क्या हो सकता है, बच्चे का देख रेख होना चाहिए, उसके वेल बींग होना चाहिए, मतलब कहीं स्कूल जाना चाहता है तो स्कूल भेजे। ठीक है, बच्चे के बेनिफिट में कोई प्रॉपर्टी खरीदनी है बेचनी है तो वो कर सकता है। तो ये सारे पावर उनके पास होते हैं। ठीक है, उनके जो मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी है उसको इलीगली ना बेचे, ये सारा उनका ड्यूटी भी होता है। ठीक है, अगर कोई अनऑथराइज्ड उसने कोई प्रॉपर्टी बेच दी तो वो वॉइड हो जाएगा। ये सारी चीजें इसमें, अगर कोई बच्चे के बेनिफिट के लिए कोई प्रॉपर्टी बेचना भी पड़े, ठीक है, और बच्चे के बेनिफिट के लिए, तो आपको कोर्ट से परमिशन लेना होगा कि सर ऐसा ऐसा सीन है तो मुझे ये करना है और ये बच्चे के फ्यूचर के लिए, तो कोर्ट परमिशन देगा तो आपको कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें नेचुरल गार्डियन के कॉन्टेक्स्ट में था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक्सप्लेन द इवोल्यूशन ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज एंड इन्यूमरेट इन डिटेल द कंडीशन ऑफ अ वैलिड मैरिज। ठीक है, वैलिड हिंदू मैरिज। तो ये बोल रहा है कि हिंदू लॉ में जो शादियां होती हैं उसका इवोल्यूशन कैसे हुआ, जन्म कैसे हुआ, ठीक है, इवॉल्व कैसे हुआ। तो आप लोगों को पता है आदि मानव जमाने में, मतलब जब हम लोग बोलते हैं ना वो जानवर थे, क्या बोलते थे, बंदर टाइप के थे। ठीक है, तो उस टाइम पे आप लोगों को पता होगा कि उस टाइम पे ये शादी, सेक्स, फिजिकल, ये सब कुछ नहीं था। उस समय पे ये था कि फल फ्रूट कहाँ से मिले जिससे पेट भरे, और कोई ऐसा शेल्टर हो जहाँ पे हम लोग रह पाए। बस उस टाइम पे दो ही पर्पज था इंसान के जीने का, खाओ रहो मजे करो, बाकी कुछ नहीं। ठीक है, धीरे 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 डेवलपमेंट होती गई। ठीक है, इसके बाद फिजिकल होने लगे लोग आपस में ही, अब आपस में ही फिजिकल होने लगे, पता ही नहीं चल रहा था कि कौन किसका बच्चा है, करेक्ट। तो ऐसे में तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता था। फिर धीरे धीरे डेवलपमेंट हुआ तो उनको लगा कि नहीं यार, मतलब सबका अपना अपना प्रॉपर्टी होना चाहिए, अपना अपना परिवार होना चाहिए, ठीक है, अपनी अपनी बीवी होनी चाहिए। धीरे धीरे बढ़ते गया, फिर शादियां होने लगी, फिर बच्चे उनके हुए तो पहचान में आने लगा कि ये भी मेरा बच्चा है, ये उसका बच्चा है। ठीक है, फिर धीरे धीरे जो इवॉल्व हुआ उसके बाद आया ट्राइब्स। ठीक है, जो वो जंगलों में रहते हैं ना ट्राइब्स, वो उनमें भी एक ये नियम था कि अगर आपको शादी करना है तो आप जो है, शादी करना है या फिजिकल होना है तो आप अपने
पर्टिकुलर ट्राइब में ही कर सकते हैं जहाँ पे आप लोग रहते हैं। किसी और ट्राइब के महिला से आप फिजिकल नहीं हो सकते थे, ठीक है। उस टाइम पे ये सब चलता था। फिर धीरे धीरे कॉन्सेप्ट आया कि प्रॉपर्टी बंटवारा कैसे करेंगे, शादी में कुछ खास होना चाहिए, तो ये सारी चीजें धीरे धीरे इवॉल्व होती गई। अब हम बात करते हैं वैदिक पीरियड की, जो कि 1500 से 500 बीसीई में हुआ था। यहाँ पे देखिए सबसे पहले जो शादी होता था वो सेक्रामेंटल नेचर का होता था। मैरिज वाज कंसिडर्ड एज अ सेक्रेट ड्यूटी, धर्म एंड द लास्ट ऑफ द 10 सेक्रामेंट संस्कार, ठीक है। हमारे हिंदू रीति रिवाज में 10 संस्कार होते हैं, ठीक है। उसमें शादी भी एक संस्कार है, ठीक है। फॉर्म्स ऑफ मैरिज उस टाइम पर जो इवॉल्व हुआ था शादी का वो सिस्टम, उस टाइम पे जो शादी था वो 8 टाइप के थे, ठीक है। सबसे पहला था ब्रह्म मैरिज, दूसरा था देव मैरिज, तीसरा था अर्श मैरिज, चौथा था गंधर्व मैरिज, ठीक है। ये 4 मैरिज था। इसके बाद 4 और मैरिज आया था जो मैंने आपको बताया था, इसमें नहीं दिया गया, पता नहीं क्यों नहीं दिया गया, लेकिन टोटल 8 शादियां थी, ठीक है। तो 8 शादी में वो था ना मतलब राक्षस मैरिज, वो सब नहीं चलता था, वॉइड था। जो मेन था, जो चल रहा था, उसको बोला गया यहाँ पे। उसमें दिया गया है ब्रह्म मैरिज है, सबसे अच्छा मैरिज माना जाता है, देव मैरिज है, अर्श मैरिज है और गंधर्व मैरिज है। ये 4 वैलिड मैरिज था और 4 जो था इनवैलिड मैरिज था, जो उस टाइम पे चलते थे। इसके बाद जो है यहाँ पे वाइल मोनोगैमी वाज आइडियल, पोलीगैमी वाज प्रैक्टिस्ड स्पेसिफिकली अमंग दी क्षत्रिय एंड ब्राह्मण, ठीक है। जो उस टाइम पे भी मोनोगैमी ही चलता था। मोनोगैमी मतलब एक विवाह, ठीक है। पोलीगैमी मतलब बहु विवाह, ठीक है। बहुत सारा शादी जब करते हैं तो पोलीगैमी होता है। तो पोलीगैमी उस टाइम पर भी चलता था। जो क्षत्रिय और ब्राह्मण थे वो परिपूर्ण थे ना, तो उनको जो है 2-3 वाइफ रखने में भी सुविधा होता था कि चलो भाई हम खिला पिला सकते हैं तो क्यों नहीं रखें। जैसे आजकल में होता है ये हमारा जो है ना मोहम्मडन लॉ में, यहाँ पे भी एक रूल सही बात है कि लिखा हुआ है 4 शादियां, लेकिन उन लोगों में अलाउड नहीं है 4 शादी। अगर आपको एक बीवी को खिला पिला नहीं सकते ना सही से और उसको खुश नहीं रख सकते, तो दूसरी शादी भी आपके लिए पाप है। इन लोगों में भी ऐसा नियम है, ठीक है। तो सिर्फ प्रोविजन है कि अगर आप खुश रख सको तो 4 रखो, तो आपके भरोसे 4 महिला तो खुश रह सकती है ना, तो ऐसा था। तो इसी तरीके से उस टाइम पर भी क्षत्रिय और ब्राह्मण लोगों के लिए था कि वो अगर महिलाओं को खुश रख सकती है, उनके पास इतना साम्राज्य है, तो वो 3-4 बीवियां रखे, ठीक है। धीरे धीरे हम पोस्ट वैदिक पीरियड में आ गए। यहाँ पे जो हमारा मनुस्मृति था, ठीक है, जो हमारे ग्रंथ थे वो धीरे धीरे इवॉल्व होने लगे थे। उसमें हमारे कुछ रिचुअल, ये स्पिरिचुअल जो गुरु थे, उन्होंने डोमेस्टिक लाइफ को कैसे इम्प्रूव करे वो सारी चीजें बताया, ठीक है। इसके बाद हम लोग आए मेडिवल पीरियड में, ठीक है। मेडिवल पीरियड में कुछ कस्टम्स थे जो हमारे शादियों को जो है इन्फ्लुएंस करने लगा। इसके बाद जो है हमारा ब्रिटिश कॉलोनियल पीरियड आया। यहाँ पर ब्रिटिश कॉलोनियल पीरियड से हमारे शादियों में जो है बहुत सारे रिफॉर्म हुए। पहले जो था शादी होता था तो अगर महिला के पति मर जाते थे तो वो दूसरी शादी नहीं कर सकती थी, ठीक है। दूसरी शादी नहीं कर सकती थी तो क्या होता था, वो विडो ऐसे ही रह जाती थी, ठीक है। इससे पहले भी एक और वो था सिस्टम, वो सती प्रथा वाला, ठीक है। तो सती प्रथा भी ब्रिटिश कॉलोनियल पीरियड के बाद जो है खत्म कर दिया गया। इसके बाद आपका आया ये विडो रीमैरिज एक्ट, ठीक है, जिसमें जो महिला का पति मर जाता है वो वापिस से शादी कर सकती है। ये राजा राम मोहन राय ने लेके आया था, ठीक है। इसके बाद हमने लेजिस्लेचर लाए, हिंदू मैरिज एक्ट बनाए, सक्सेशन एक्ट बनाए। तो इस तरीके से हमारा इवॉल्व होते गया। इसके बाद अभी करेंटली जो हमारे देश में है हिंदू लॉ के लिए, वो हिंदू मैरिज एक्ट है, हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट है और हिंदू सक्सेशन एक्ट है। ये 3 लॉ हमारे लिए काम कर रहा है। इसके बाद बहुत सारे लॉज है जो अलग अलग काम करता है। सती प्रोहिबिशन एक्ट है, डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट है, विडो रीमैरिज एक्ट है। ये सब हिंदू लॉ के लिए ही है, ठीक है, क्योंकि मुस्लिम लॉ में सती प्रथा था नहीं, डाउरी उनको उनके में चलता नहीं है। तो ये सारा जो लॉ था हमारे लिए ही उस टाइम पे बनाया गया। अभी यहाँ पे पूछ रहा है कि हिंदू मैरिज के लिए कंडीशंस क्या-क्या हैं जो वैलिड बनाता हो किसी शादी को, ठीक है। तो सबसे पहला क्या है कंडीशन कि मोनोगैमी। मोनोगैमी मतलब एक वाइफ अगर आपके पास है तो आप दूसरी शादी नहीं कर सकते। सबसे पहला कंडीशन यही है। अगर आपने एक बीवी के रहते दूसरी शादी की तो आपकी दूसरी शादी वॉइड हो जाएगी।
सेक्शन 11 इसके बारे में प्रावधान करता है, ठीक है। और ये पनिशेबल भी है अंडर सेक्शन याद नहीं है, लेकिन बीएनएस में उसको बाइगेमी कहा जाएगा और ये पनिशेबल ऑफेंस है, ठीक है। दूसरा है कैपेसिटी। कैपेसिटी का मतलब क्या, कि दोनों जो है कंसेंट देने के लिए कैपेबल हो, साउंड माइंड होना चाहिए, लीगल एज होने चाहिए, ठीक है। 18-21 का, 18 लड़की का, लड़के का 21, ठीक है। इसके बाद जो है किसी भी तरीके का किसी को इंसेनिटी ना हो, एलिपेसी ना हो, इसके बाद क्या बोलते हैं उसको, इम्पोर्टेंट ना हो, इस तरीके की चीजें उसके अंदर नहीं हो। तो मतलब कहने का मतलब यह है कि वो पूरे तरीके से कैपेबल होना चाहिए, ठीक है। तीसरा कंडीशन है इसका, प्रोहिबिटेड डिग्री ऑफ रिलेशनशिप नहीं होनी चाहिए, ठीक है। प्रोहिबिटेड डिग्री ऑफ रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है, तो ऐसा रिलेशनशिप जो हिंदू लॉ के अंदर प्रोहिबिटेड है, ठीक है। जैसे मान के चलिए सिबलिंग है, पेरेंट चाइल्ड है, तो इस तरीके में आप शादी नहीं, चाचा भतीजा है, मामा मामी, मामा भांजा है, तो ऐसे जो रिलेशनशिप होते हैं वो प्रोहिबिटेड डिग्री में आते हैं, तो आप ऐसे में शादी नहीं कर सकते। चौथा है सपिंडा रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए। सपिंडा का मतलब सेम पिंड, बाप बेटा, 4 पुस्तक जो होता है ना, 7 पुस्तक, क्या बोलते हैं, 7th जनरेशन, वो सेम पिंड में आते हैं। तो आप इस तरीके से, जैसे पापा की बहन है तो उसका बेटा उसके बहन से शादी नहीं कर सकता, तो इस तरीके से 7th जनरेशन में आपको शादी नहीं होता है। तो ये जो सपिंडा रिलेशनशिप है वो क्लियर कर देता है कि अगर आप पेरेंट के, फादर के 5 जनरेशन में हैं, ठीक है, और मदर के 3 जनरेशन में है, तो आप शादी नहीं कर सकते, क्योंकि इसको सपिंडा रिलेशनशिप कहा जाता है, ठीक है। फादर साइड से 5 जनरेशन और मदर साइड से 3 जनरेशन अगर अभी कंटिन्यू चल रहा है तो वो सपिंडा रिलेशनशिप है, आप शादी नहीं कर सकते, ठीक है। अगर पेरेंट के साइड से 7वां जनरेशन है, 8वां जनरेशन है, तो वो कर सकते हैं, क्योंकि सपिंडा रिलेशनशिप में क्लियर बोला गया है कि फादर के साइड से 5 जनरेशन ही हम सपिंडा में कवर करेंगे, ठीक है। लास्ट है सेरेमोनियल रिक्वायरमेंट, जैसे हमारे में सप्तपदी रिचुअल्स होते हैं, ठीक है, वो 7 फेरा अग्नि के लेते हैं, लिखा है 7 स्टेप्स अराउंड दी सेक्रेड फायर, इसको बोला जाता है सप्तपदी रिचुअल्स। अगर ये फुलफिल नहीं करते हैं तो आपकी शादी वैलिड नहीं मानी जाती। तो ये भी कंडीशंस है कि ये सारी चीजें आपको कवर करनी है। जैसे पारसी लोगों में आशीर्वाद सेरेमनी है, अगर आप वो नहीं करते हैं तो आपकी शादी वैलिड नहीं मानी जाएगी, क्योंकि वो एक एसेंशियल रिचुअल्स है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 15वां सवाल, डिस्टिंग्विश बिटवीन जुडिशियल सेपरेशन एंड डाइवोर्स, व्हेन कैन दी पिटीशन ऑफ रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट बी फाइल्ड, ठीक है। ये बोल रहा है जुडिशियल सेपरेशन क्या होता है और डाइवोर्स क्या होता है। जुडिशियल सेपरेशन का मतलब क्या होता है कि आप जो है पति पत्नी अलग रह रहे हो कोर्ट के ऑर्डर से, ठीक है, उसमें आपकी शादी टूटती नहीं है, आप चाहो तो शादी को जो है फिर से रिकंसिलिएट कर सकते हो, जो वो शादी के बंधन में बन सकते हो। लेकिन एक बार जब डाइवोर्स हो जाता है तो आप शादी वापस से नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने चार्ट वाइज समझाया है बहुत अच्छे से। लीगल प्रोविजन क्या है, तो देखिए सबसे पहला है जुडिशियल सेपरेशन का सेक्शन 10 में बताया गया है, ठीक है। यहाँ पे डाइवोर्स के बारे में सेक्शन 13 में बताया गया है। नेचर क्या है जुडिशियल सेपरेशन का, तो टेम्परेरी सस्पेंशन ऑफ मैरिटल ऑब्लिगेशन, ठीक है, मैरिज रिमेन्स इंटैक्ट, शादी जो है आपकी अभी भी है, ठीक है, लेकिन आपका जो लीगल ऑब्लिगेशन था मैरिज का, ठीक है, वो टेम्पररी सस्पेंड हो गया है, तो आप दोनों अलग रह रहे हो। लेकिन डाइवोर्स जो है वो क्या है नेचर में, परमानेंट डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज, मतलब शादी को परमानेंटली डिसॉल्व कर देता है, तोड़ देता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका रिकंसिलिएशन। रिकंसिलिएशन के अंदर क्या होता है जुडिशियल सेपरेशन में, अलाउज फॉर अ पीरियड ऑफ रिफ्लेक्शन एंड पॉसिबल रिकंसिलिएशन। ये बोल रहा है कि आप जुडिशियल सेपरेशन लेते हो ना, तो आपको अपॉर्चुनिटी मिलता है कि आप रिकंसिलिएट कर लो, ठीक है, वापिस से उस बंधन में आ जाओ। लेकिन डाइवोर्स आपको ये अपॉर्चुनिटी नहीं देता कि आप रिकंसील कर लो और फिर से शादी को जोड़ लो, नहीं कर सकते आप, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है शादी परमानेंटली डिसॉल्व हो जाता है, ठीक है। अब जुडिशियल सेपरेशन में रीमैरिज का क्या प्रावधान है, तो देखिए नॉट परमिटेड ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ जुडिशियल सेपरेशन, जुडिशियल सेपरेशन जब तक चलेगा तब तक आप शादी नहीं कर सकते, लेकिन जब एक बार डाइवोर्स हो जाता है तो आप जो है रीमैरिज कर सकते हो, ये दोनों में अंतर है, ठीक है। हालांकि डाइवोर्स का भी अगर आपका प्रोसीजर चल ही रहा है तो आप भी नहीं कर सकते,
ठीक है। अगर डाइवोर्स हो गया, अपील का पीरियड है 1 महीना, अगर आपका अपील का पीरियड भी खत्म हो गया तो आप शादी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है। मेंटेनेंस का राइट जो है जुडिशियल सेपरेशन में कैसे होता है, तो देखिए, spouse may be entitled to maintenance during the period of separation। सेपरेशन का पीरियड जब तक उनका रहेगा, साल भर का, 6 महीने का, ठीक है, तो उसमें उनको मेंटेनेंस पूरा का पूरा मिलेगा। स्पाउस जो है क्लेम कर सकती है, एंटाइटल है वो। डाइवर्स में क्या है, स्पाउस में बी एंटाइटल टू एलिमनी और मेंटेनेंस पोस्ट डाइवर्स डिपेंडिंग ऑन द कोर्ट्स ऑर्डर। ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें भी स्पाउस को राइट होता है कि वो एलिमनी क्लेम कर सकती है, मेंटेनेंस ले सकती है। ठीक है, लेकिन ये कोर्ट के ऑर्डर के ऊपर डिपेंड करता है। इसके बाद जुडिशियल सेपरेशन में रिलीफ के लिए क्या ग्राउंड है, तो सेम एज डाइवर्स, जैसे एडल्ट्री है, क्रुअल्टी है, डिजर्शन है, अगर ऐसा कुछ होता है तो आप जुडिशियल सेपरेशन ले सकते हो। ठीक है। ऐसे ही डाइवोर्स में भी अगर आपको डाइवोर्स लेना है तो उसके भी ग्राउंड यही हो सकते हैं। ठीक है। आप म्यूचुअली भी ले सकते हो, या आपके साथ अडल्ट्री हुआ है, क्रुअल्टी हुआ है, डिजर्शन हुआ है, तो भी आप ले सकते हैं। ठीक है। इसके बाद जो है जुडिशियल सेपरेशन का जो है वो ड्यूरेशन कितना होता है प्रोसीडिंग का, टाइपिकली शॉर्टर, इन्वॉल्व सिंगल डिग्री। ठीक है। सिर्फ कोर्ट के एक डिग्री तक में जितना समय लगेगा वही लगेगा आपको जुडिशियल सेपरेशन के लिए। बाकी डाइवोर्स में क्या होता है, मे इन्वॉल्व मल्टीपल हियरिंग एंड अ वेटिंग पीरियड। ठीक है। डाइवोर्स लेने के लिए बहुत सारी कंडीशंस होती हैं, वाइफ से पूछो, पति से पूछो, दोनों को बुलाओ मीडिएशन के लिए, अगर नहीं होता है तो फिर टाइम दो, दोनों को अलग रखो। ठीक है। तो बहुत सारा, तो थोड़ा वो लेंदी होता है जो डाइवोर्स का प्रोसीडिंग होता है। इसके मुकाबले जो जुडिशियल सेपरेशन का जो प्रोसेस होता है वो बहुत शॉर्ट होता है। ठीक है। तो ये हो गया आपके जुडिशियल सेपरेशन और ये डाइवोर्स का। अभी यहाँ पे पूछ रहा था आपका एक और सवाल इसी में, पेटिशन फॉर व्हेन कैन द पेटिशन ऑफ रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट बी फाइल, कब आप जो है रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट के लिए पेटिशन फाइल कर सकते हो। ठीक है। तो सबसे पहले आपको बता दूं, पेटिशन फाइल करने के लिए आपको कोई भी, जैसे पति है तो पत्नी भाग जानी चाहिए, पत्नी है तो पति भाग जाना चाहिए। ठीक है। या पति है, पत्नी है, दोनों साथ में रह रहे हैं, लेकिन पति अपने ऑब्लिगेशन को फुलफिल नहीं कर रहा। ठीक है। बहुत सारी ख्वाहिशें होती हैं पत्नी की जो एक पति को फुलफिल करना होता है, क्योंकि ये शादी का जो राइट होता है ना वो दोनों को मिलता है। ठीक है। अगर पत्नी चाहे कि पति मेरे साथ रहे, पति मेरा ख्याल रखे, मुझे अगर कुछ चाहिए तो पति ला के दे, तो ये तो उनकी मतलब जरूरती राइट है ना, उनका कंजुगल राइट है। शादी के बाद पत्नी का वो अधिकार हो जाता है कि वो पति से ले। अगर पति ऐसा कुछ नहीं करता है, ठीक है, तो पत्नी कोर्ट में रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट के लिए जा सकती है। पति को बोला जा सकता है कोर्ट के द्वारा कि भाई क्यों आप अपनी पत्नी का पूरा ख्याल नहीं रखते, पत्नी को कुछ चाहिए तो आप क्यों नहीं देते हो। ठीक है। तो कोर्ट बोलेगा कि अभी कल से ऐसा नहीं होना चाहिए, पत्नी, आपने शादी करी तो पत्नी की हर ख्वाहिश को पूरा करना आपका प्राथमिक वो जिम्मेदारी है। ठीक है। तो आपको फुलफिल करना होगा। तो खास करके लोग कंजुगल राइट के लिए तब जाते हैं जब वाइफ जो है या हस्बैंड बिना कुछ बोले अपने मायके या पति के घर चली जाती है। ठीक है। कि भाई मुझे नहीं रहना, तो नहीं रहना तो क्यों नहीं रहना आप ये बता दो। अगर आप नहीं बताओगे तो हम कोर्ट जाएंगे, फिर हम कोर्ट में बोलेंगे कि भाई मेरी वाइफ को बुलाओ मेरे घर पे, या मेरे हस्बैंड को बुलाओ मेरे घर पे। ठीक है। क्यों? क्योंकि वो बिना किसी रीजन के चला गया है। तो ये होता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट। ठीक है। तो रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट का मतलब होता है शादीशुदा पुरुष या महिला के जो अधिकार होते हैं उसको वो करना, कलेक्ट करके देना। ठीक है। रेस्टिट्यूट करना कि भाई मेरे अधिकार हैं, ये मुझे मिलने चाहिए, और मेरे पति मुझे नहीं दे रहे हैं या मेरी वाइफ मुझे नहीं दे रही है, तब आप कोर्ट में इस पिटीशन को फाइल कर सकते हैं। ठीक है। जैसे एग्जांपल बताता हूँ, पति चाहता है कि उसकी वाइफ खाना बना के दे क्योंकि वो ऑफिस से आता है, तो ये उसका अधिकार है। पति चाहता है कि उसकी वाइफ उसके साथ फिजिकल हो, ये उसका अधिकार है। अब वाइफ बोलेगी मैं खाना नहीं बनाऊंगी, मैं तुम्हारी नौकर हूँ क्या, मैं तुम्हारे साथ फिजिकल नहीं होंगी, मुझे नहीं पसंद है, तो ऐसा चलेगा क्या? नहीं चलेगा ना, क्योंकि शादी के बाद जो कंजुगल राइट होता है ये पति पत्नी दोनों को मिलता है। तो पति को अगर ये वाइफ नहीं दे रही है तो वो कोर्ट जा सकता है ना कि भाई मेरी वाइफ ऐसा नहीं करने देती, तो आप जो है मेरी वाइफ को बताओ, समझाओ कि भाई शादी के बाद क्या क्या अधिकार होते हैं। तो फिर कोर्ट उनको समझाएगा कि भाई देखो ऐसा है, आपने शादी करी तो शादी के अंदर बहुत सारे रूल्स होते हैं जो आपको फुलफिल करने होते हैं।
अगर आप वो नहीं करोगी तो फिर आप कैसे रहोगी? तो या तो डाइवोर्स ले लो या तो फिर बताओ कि क्यों नहीं रहना, ऐसा। ठीक है? तो यहाँ तक में किसी को कोई डाउट हो, मैं कंटिन्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनुमरेट इन डिटेल कंडीशन ऑफ वैलिड हिंदू मैरिज, ठीक है, और ग्राउंड फॉर डाइवोर्स। यहाँ पे शादी के लिए वैलिड मैरिज वैलिड कंडीशन पूछ रहा है और डाइवोर्स के लिए ग्राउंड पूछ रहा है। ये सवाल हमेशा आता है और हमेशा आएगा 13 मार्क्स के लिए, ठीक है। तो आप लोगों को, मुझे लग रहा है कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कंडीशन क्या है। तो सबसे पहला क्या है, मोनोगैमी, एक ही विवाह होना चाहिए, एक ही वाइफ होनी चाहिए, एक ही स्पाउस होनी चाहिए। अगर दूसरी स्पाउस हो जाती है, ठीक है, तो फिर वो बाइगेमी हो जाएगा और ये वैलिड कंडीशन में नहीं आएगा, फिर वो वॉइड हो जाएगा। दूसरा मेंटल कैपेसिटी, ठीक है, लीगल एज होना चाहिए, साउंड माइंड होना चाहिए, कंसेंट बराबर होना चाहिए, यही सब आता है इसके अंदर, ठीक है। इसके बाद है एज, एज जो है दोनों का ये होना चाहिए, लीगली वैलिड होना चाहिए, 18 और 21 होना चाहिए। प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में नहीं होनी चाहिए, सपिंडा रिलेशनशिप में नहीं होना चाहिए, और सेरेमोनियल जो रिक्वायरमेंट होते हैं वो सप्तपदी रिचुअल वाला वो भी होना चाहिए, ठीक है। ये हो गया आपके कंडीशन। अब पूछ रहा है ग्राउंड फॉर डाइवोर्स। डाइवोर्स के ग्राउंड क्या हो सकते हैं? पहला है क्रुअल्टी। क्रुअल्टी का मतलब किसी भी तरीके से टॉर्चर करना, चाहे वो मेंटल टॉर्चर हो या फिजिकल टॉर्चर हो या फाइनेंशियल टॉर्चर हो, ठीक है, ये तीनों उसके अंदर आ सकता है। तो पहला होता है क्रुअल्टी। क्रुअल्टी का मतलब मारपीट करना या खाना वाना मत देना या कुछ उसके नीड की जो चीजें हैं वो नहीं देना, फाइनेंशियल उसको सपोर्ट नहीं करना, तो ये सारी चीजें क्रुअल्टी में आ जाती हैं। इसके लिए आप डाइवोर्स ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ है अगर कोई पति इम्पोर्टेंस है, ठीक है, या कोई महिला कंसीव नहीं कर पाती है, तो यहाँ पे कंसीव का तो नहीं दिया है लेकिन इम्पोर्टेंसी का दिया है कि अगर कोई इम्पोर्टेंसी है या वो मतलब शराबी है, ठीक है, तो ये भी एक तरीके से महिला के लिए टॉर्चर ही है, तो ये भी क्रुअल्टी में ही आएगा, ठीक है। इसके बाद है डिजर्सन। डिजर्सन का मतलब होता है पति पत्नी अलग रहना 2 साल से, ठीक है, और बिना कोई वाद संवाद किए, तो ऐसी परिस्थिति में वो डिजर्सन कहलाता है। डिजर्सन भी एक ग्राउंड होता है शादी को तोड़ने का, डाइवोर्स लेने का। इसके बाद तीसरा है कन्वर्जन। कन्वर्जन का मतलब है हिंदू थे, ठीक है, शादीशुदा हो गए। सरला मुदगल वाला केस याद होगा आपको, जिसमें उसका पति किसी मुस्लिम से शादी करता है और वो खुद को इस्लाम में कन्वर्ट कर लेता है, सॉरी, ठीक है। तो वो क्या हो गया, फिर वो हिंदू नहीं रहा ना, फिर वो मुस्लिम हो गया। तो इस तरीके से वहां पे वो महिला जो है सरला मुदगल चाहे तो डाइवोर्स ले सकती है, ठीक है। इसके बाद है नेक्स्ट मेंटल डिसऑर्डर। मेंटल डिसऑर्डर का मतलब अनसाउंड माइंड है, पागल है या कोई ऐसा दौरा पड़ता है, ठीक है, तो ये भी आपका आधार हो सकता है डाइवोर्स का। नेक्स्ट है वेनेरियल डिजीज। हालांकि हाँ, वेनेरियल डिजीज में ले सकते हैं। वेनेरियल डिजीज इफ आइदर स्पाउस हैज सफरिंग फ्रॉम अ कम्युनिकेबल वेनेरियल डिजीज, ठीक है, तो वो डाइवोर्स ले सकती है। नेक्स्ट है लिप्रोसी, ठीक है। लिप्रोसी का अभी हाल ही में परसों सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर से जवाब मांगा है कि लिप्रोसी कैसे किसी को डाइवोर्स का ग्राउंड दे सकता है। अगर किसी को लिप्रोसी हो गया तो इसका मतलब है कि आप उसके साथ भेदभाव कर रहे हो, बराबर। अगर आप भेदभाव कर रहे हो तो फिर उसका ह्यूमन राइट नहीं है, उसका आर्टिकल 21 नहीं है, उसका आर्टिकल 19 नहीं है, उसका आर्टिकल 14 नहीं है, ठीक है। तो ये तो सबका वायलेशन है। अगर आप किसी को सिर्फ कोई किसी महिला को इतना अधिकार दे रहे हो, लिप्रोसी कोई ऐसा भयंकर बीमारी नहीं है जिसमें इंसान मर जाए या इंसान को जो है मतलब फैले, ठीक है। लिप्रोसी एक ऐसा बीमारी है, कुष्ठ रोग बोलते हैं उसको, किसी बॉडी पार्ट पे होता है और वो बॉडी पार्ट शायद काम नहीं करता सही से, ठीक है। तो बस इतना ही, बाकी पूरा बॉडी उसका परफेक्ट होता है। तो सिर्फ इसलिए कि वो उसका एक बॉडी पार्ट कोई ऐसा हो गया जो वर्क नहीं करता है, जैसे मान के चले पाँव का थोड़ा सा नीचे का हिस्सा, तो उससे क्या पूरे बॉडी खराब हो जाता है? नहीं होता है। तो अभी सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर से जवाब मांगा है कि लिप्रोसी को हटा दिया जाना चाहिए, क्योंकि लिप्रोसी कोई ऐसा भयंकर बीमारी नहीं है। अगर हम उसके आधार पर किसी से भेदभाव करें तो ये गलत है ना, उसके तीनों आर्टिकल का वायलेशन है। तो कोर्ट ने इसको कंसीडर करने के लिए बोला है। तो मेरे हिसाब से लिप्रोसी अभी हट जाएगा, ठीक है, जो कि 13(1) के क्लॉज 5 में दिया गया था। नेक्स्ट है आपका रिनंसिएशन इन दी वर्ल्ड। रिनंसिएशन का मतलब संन्यास ले लेना भाई। अब मैं पूजा पाठ करूंगा जाके पहाड़ों पे, अब मुझे कोई मतलब नहीं है मोह माया से, ठीक है। तो भी अगर उसकी वाइफ चाहे तो डाइवोर्स ले सकती है, ठीक है। नेक्स्ट है प्रिजम्पशन ऑफ डेथ। अगर 7 साल से
उसका पति नहीं मिल रहा है या उसकी वाइफ लापता हो गई कुंभ के मेले में, ठीक है, तो 7 साल बाद ये माना जाएगा कि वो मर चुका है, और मर चुका है तो ये एक डाइवोर्स का ग्राउंड हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है कुछ ऐसे ग्राउंड है जो सिर्फ महिलाओं के लिए दिए गए हैं। पहला है बाइगेमी, वैसे बाइगेमी हस्बैंड के लिए भी होता है लेकिन पता नहीं यहाँ पे क्या है। ठीक है, इसके बाद है फेलियर टू प्रोवाइड मेंटेनेंस, अगर वाइफ को मेंटेनेंस नहीं दे रहे हो तो वाइफ आपसे डाइवोर्स ले सकती है। ठीक है, तो ये हो गया। तो ये सारी चीजें डाइवोर्स के ग्राउंड में आती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु कैन अपॉइंट अ टेस्टामेंटरी गार्डियन। ठीक है, तो टेस्टामेंटरी गार्डियन को कौन अपॉइंट कर सकता है, तो टेस्टामेंटरी गार्डियन को कौन अपॉइंट कर सकता है, जो नेचुरल फादर होगा या मदर होगा वही कर सकते हैं ना। अब किसी और के बच्चे को कोई और कैसे बोलेगा कि तू इसका बाप बन जा, नहीं बोल सकता ना। अगर मैं किसी बच्चे का रियल बाप हूँ तो मैं ही किसी को अपॉइंट कर सकता हूँ एज अ गार्डियन। ठीक है, तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि कोई भी बच्चा होगा, अगर उसका टेस्टामेंटरी गार्डियन अपॉइंट करना है, मतलब मुझे उसका गार्डियन अपॉइंट करना है, तो मुझे उसका रियल फादर तो होना चाहिए ना। अगर मैं उसका रियल फादर नहीं हूं तो मैं कौन होता हूं उसका गार्डियन अपॉइंट करने वाला, बराबर। मैं कौन होता हूँ विल में उसको गार्डियन अपॉइंट करे, नहीं ना। तो जो नेचुरल फादर होते हैं, नेचुरल गार्डियन होते हैं, वो जो है टेस्टामेंटरी गार्डियन अपॉइंट कर सकते हैं। टेस्टामेंटरी गार्डियन का मतलब क्या, कि वो अपने विल में ये लिख के जाएगा कि मेरे मरने के बाद मेरे बच्चे का जो गार्डियन होगा ये फलाना व्यक्ति होगा, चाहे वो मेरा भाई हो, मेरा पापा हो, या मेरी माँ हो, कोई भी हो सकती है वो, तो वो गार्डियन होगा। अभी हिंदू मदर भी हो सकती है नेचुरल गार्डियन, मैंने आपको बताया था कि अगर पति नहीं है, ठीक है, तो हिंदू मदर हो सकती है गार्डियन। तो पति के मान के चलिए पति ने एक टेस्टामेंटरी गार्डियन बना के गया, ठीक है। अब पत्नी है तो पत्नी सोच रही है कि नहीं, वो जो टेस्टामेंटरी इनके पापा बना के गए वो बंदा सही नहीं है, तो मैं बना के जाऊंगी। तो उसकी जो माँ है वो अभी नेचुरल गार्डियन हो गई, क्योंकि उसके पति मर गए हैं, बराबर। तो नेचुरल गार्डियन ही बनाएगा ना टेस्टामेंटरी गार्डियन। तो अगर उसकी वाइफ टेस्टामेंटरी गार्डियन किसी और को अपॉइंट करती है तो वही टेस्टामेंटरी गार्डियन रियल रहेगा, पहले वाला जो रहेगा फादर के द्वारा बनाया गया वो क्वैश हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया मदर के केस में। इसके बाद है हिंदू विडो, अगर कोई महिला है जिसका पति नहीं है तो नेचुरल गार्डियन तो वो महिला ही हो जाएंगी, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो अगर वो महिला चाहे तो अपने बच्चे के लिए किसी को नेचुरल गार्डियन, ये टेस्टामेंटरी गार्डियन अपॉइंट कर सकता है। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आया हो। पावर ऑफ टेस्टामेंटरी गार्डियन क्या है, तो पावर हमेशा सेम रहेगा, बच्चे और उसके प्रॉपर्टी का केयर टेक करना। ठीक है, कोई भी इलीगल ट्रांजैक्शन नहीं करना, कोई भी इलीगल प्रॉपर्टी सेल या डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना, ये सारी ड्यूटी उनकी रहेंगी। और पावर क्या रहेगा, बच्चे के हित में वो कोई भी स्टेप्स ले सकते, बस यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिस्कस द लॉ रिलेटिंग टू मेंटेनेंस ऑफ अ वाइफ अंडर हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट। ठीक है, हिंदू वाइफ के लिए मेंटेनेंस का प्रोविजन आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे सेक्शन 18 में हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट है, जिसमें बताया गया है कि हिंदू महिला मेंटेनेंस ले सकती है। इसके बाद मैं आपको बताऊं, ये हिंदू मैरिज एक्ट में, हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 24 में बताया गया है हिंदू महिला के मेंटेनेंस के लिए। ठीक है, 24 और 25 में, और हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट के सेक्शन 18 में बताया गया है। ठीक है, और इसके बाद भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के सेक्शन 144 में हिंदू महिला को मेंटेनेंस के बारे में प्रावधान किया गया है। तो आपसे यहाँ सिर्फ पूछ रहा है कि हमें मेंटेनेंस हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट के तहत बताइए, तो आपको सिर्फ सेक्शन 18 के बारे में बताना है। ठीक है, अगर आपसे पूछता है यहाँ पर कि डिस्कस द लॉ रिलेटिंग टू मेंटेनेंस अंडर हिंदू लॉ, ठीक है, तो हिंदू लॉ पूछा ना तो तब सब सारे आ जाएंगे। ठीक है, तब बीएनएसएस के लिए भी हो जाएगा, क्योंकि हिंदू लॉ में वो भी हो जाएगा, क्योंकि अगर किसी हिंदू महिला को चाहिए तो वो बीएनएसएस के अंदर ले सकती है। ठीक है, तो किसी खास एक्ट का जिक्र ना हो तो आप उसमें हर एंगल से ऐड कर देना कि भाई हिंदू मैरिज एक्ट की बात करें तो सेक्शन 24 और 25 में मेंटेनेंस का प्रोविजन है, जहाँ पे ये बताया गया है कि कोई भी महिला खुद को मेंटेन नहीं कर पाती है तो वो अपने पति से मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है। ठीक है, अगर उनके पति जिंदा नहीं है तो वो अपने फादर इन लॉ से भी मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, ये प्रोविजन है। हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट का सेक्शन 18 भी यही बोलता है कि अगर कोई भी महिला खुद को मेंटेन नहीं कर पाती है, ठीक है,
तो वो मेंटेनेंस अपने हस्बैंड से या फादर इन लॉ से क्लेम कर सकती है। फिर ऐसे ही सेक्शन आपका 144 है जो बीएनएसएस का है, उसमें भी यही बताया गया है कि कोई भी महिला अगर खुद को मेंटेन नहीं कर सकती है तो वो अपने पति से मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है। ठीक है, तो ये सारा मेंटेनेंस के लिए है। तो आपका यहाँ पे स्पेसिफिक बताया है कि भाई मुझे हिंदू अडॉप्शन एक्ट का बताओ, तो यहाँ पे सेक्शन 18 ही आएगा। ठीक है, यहाँ पे बताया गया है सेक्शन 18 में, ए हिंदू वाइफ वेदर मैरिड बिफोर और आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द एक्ट इज एंटाइटल टू बी मेंटेन बाय हर हस्बैंड। ठीक है, वो अपने हस्बैंड से मेंटेनेंस ले सकती है अगर वो खुद को मेंटेन नहीं कर पाती हैं तो। ठीक है, अब मेंटेनेंस के लिए क्या क्या प्रोविजन, मतलब वो खुद को अगर अलग रहना चाहती है पति से तो किस किस आधार पर अलग रह के वो मेंटेनेंस ले सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे डिजर्शन है, क्रुअल्टी है, लिप्रोसी है, बाइगेमी है, कन्वर्जन है। ठीक है, अगर इस तरीके का कुछ होता है तो वो खुद को सेपरेट कर सकती है पति से और वो मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। इसके बाद है कि कब कब महिला मेंटेनेंस क्लेम नहीं कर सकती है, तो यहाँ पे दिया हुआ एक्सेप्शन टू एंटाइटलमेंट, कब कब उसको नहीं मिलेगा। तो पहला है अनचेस्ट। अनचेस्ट का मतलब होता है कि अगर वो महिला जो है दोहरे चरित्र का है। ठीक है, उसको मतलब वर्ड नहीं दे सकता मैं, लेकिन एक होता है ना कि इसका इस महिला के साथ उस मर्द के साथ अफेयर है, या इसने दूसरी शादी भी कर रखी है, इस पति को नहीं बताया है, तो कोई ऐसा दोहरे चरित्र की महिला है तो उसको भी ये मेंटेनेंस लेने का अधिकार नहीं रहेगा। ठीक है, जिसका पहले से सेटिंग हो। और दूसरा है कन्वर्जन। कन्वर्जन का मतलब क्या होता है, अगर उसने खुद के धर्म को कन्वर्ट कर लिया हो महिला तो वो फिर पति से क्लेम नहीं कर सकती। ठीक है, ये सारा इसमें दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ फैमिली कोर्ट, डिस्कस ज्यूरिसडिक्शन ऑफ फैमिली कोर्ट। फैमिली कोर्ट क्या है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि देखो बहुत सा इंडिया में बहुत सारे मैटर हैं जो हर तरीके से डील किए जाते हैं। ठीक है, बहुत सारे मैटर हैं, रेंट का मैटर है, कंपनी का मैटर है, फैमिली का मैटर है, इसके बाद क्रिमिनल मैटर है, इसके बाद प्रॉपर्टी का मैटर है, और हमारे पास हर तरीके का कोर्ट है। ठीक है, तो फैमिली कोर्ट का बनाने का मकसद ये था कि अगर हम किसी एक ही कोर्ट में सारा मैटर चलाएंगे तो जज भी परेशान हो जाएगा, प्राइवेसी भी नहीं रहेगी। क्रिमिनल के साथ आप किसी वाइफ को रख दो, चलेगा क्या उसी कोर्ट में? नहीं चलेगा। ठीक है, तो फैमिली मैटर के लिए कोई एक सेटअप होना चाहिए जो सिर्फ फैमिली मैटर को देखे। तो हमने फैमिली मैटर के लिए फैमिली कोर्ट एक्ट बनाया 1984 में, और उस एक्ट के अंदर हमने फैमिली कोर्ट इस्टेब्लिश किया। ठीक है, उसमें हमने उनको बताया कि भाई यहाँ पे पूरी प्राइवेसी मेंटेन होनी चाहिए। किसी भी महिला का, अभी मैंने आप लोगों को भेजा था वो रोजनामा, कॉज लिस्ट, उसमें देखा था ना आप लोगों ने, किसी का नाम था क्या? नहीं था, सिर्फ एक्स एक्स एक्स। जबकि आप क्रिमिनल मैटर देख लो, सिविल मैटर देख लो, उसमें सबके नाम जिक्र होते हैं। ठीक है, तो ऐसा है। तो ये हो गया आपका फैमिली कोर्ट का। इसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है ज्यूरिसडिक्शन के बारे में। तो ज्यूरिसडिक्शन इनका क्या है, वो मैरिज को भी डील कर सकते हैं, मैरिज प्रॉब्लम को, डाइवोर्स के डिस्प्यूट को भी डील कर सकते हैं, चाइल्ड कस्टडी का मामला है वो भी देख सकते हैं, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है तो वो भी देख सकते हैं, अगर कहीं पे इंजंक्शन लगाना है तो वो भी देख सकते हैं, लेजिटिमेसी भी चेक करनी है तो वो भी देख सकते हैं, और मेंटेनेंस का भी मामला वो देख सकते हैं। तो ये उनका जो है ज्यूरिसडिक्शन है, किसका? फैमिली कोर्ट का। तो आपसे यही पूछ रहा था कि फैमिली कोर्ट क्या है और इसका जो है ज्यूरिसडिक्शन कहाँ तक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जो कि लास्ट है, एक्सप्लेन वॉइड एंड वॉइडेबल मैरिज अंडर हिंदू मैरिज एक्ट, डिस्टिंग्विश बिटवीन वॉइड एंड वॉइडेबल मैरिज। ठीक है, तो सबसे पहले वॉइड मैरिज क्या होता है? वॉइड मैरिज का मतलब क्या? जो मैरिज शुरू से ही वैलिड नहीं है, शुरू से ही गलत है। ठीक है, अब शुरू से ही गलत कैसे रहेगा? बाइगेमी हो गया। ठीक है, जैसे मान के चले एक वाइफ थी, उसने दूसरी शादी कर ली, अब जैसे ही उसने दूसरी शादी की वॉइड हो गया। ठीक है, इनिशियली वॉइड हो जाता है, तो ये हो गया बाइगेमी। तो अगर किसी ने बाइगेमी करा है तो वॉइड मैरिज है, अगर किसी ने प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में जाके शादी करी है तो वो वॉइड मैरिज होगा, अगर किसी ने सेम पिंड में शादी कर ली तो वो वॉइड हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सी बात। और वॉइड मैरिज को आप वैलिड कभी नहीं कर सकते क्योंकि वो शुरू से ही वॉइड होता है। दूसरा है वॉइडेबल मैरिज। वॉइडेबल मैरिज का मतलब क्या होता है? ऐसा कोई शादी जहाँ पे इनिशियली तो वैलिड होता है, ठीक है,
लेकिन अगर वो बाद में कोई पार्टी चाहे तो उसको इनवैलिड डिक्लेयर कर सकती है, ठीक है, कोर्ट में जाके। अब वो कैसे करेगी? जैसे मान के चलिए शादी के टाइम पे महिला को नहीं पता था कि ये इम्पोर्टेंस है, ठीक है, बाद में पता चला कि यार ये तो मतलब फिजिकल हो ही नहीं सकता, इम्पोर्टेंस है, तो अब महिला अपनी लाइफ तो खराब नहीं कर सकती, उनको भी तो सेटिस्फेक्शन चाहिए, तो वो जाएगी कोर्ट, वो बोलेगी कि ये तो हमसे झूठ बोला था, इसने बताया नहीं था हमें कि ये इम्पोर्टेंस है, तो अब मुझे जो है डाइवोर्स चाहिए, ठीक है। अगर वो महिला चाहती कि नहीं यार इम्पोर्टेंस है तो क्या हो गया, प्यार बहुत करता है, इतना जी जान लगा देता है मेरी हर खुशी के लिए, लहंगा बोलता हूँ तो लहंगे का वैरायटी ला के रख देता है, उसको बोला था 1 BHK लेने के लिए 5 BHK का ले लिया मेरे से, मेरे लिए, ठीक है। तो इतना प्यार करता है तो फिजिकल होना कोई ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, मैं देख लूंगी बाद में। अगर वो वैलिड चाहे तो वो कर सकती है, ऐसा नहीं है कि वो नहीं चाहे, तो अगर उनको लगता है कि नहीं नहीं रहना है तो वो इनवैलिड कर सकती है। तो वॉइडेबल का मतलब ये है कि वो इनिशियली तो वैलिड है, लेकिन वो डिपेंड करता है दोनों पार्टी के ऊपर, अगर उनको वैलिड रखना है तो रखे, नहीं तो वो कोर्ट में जाके इनवैलिड कर दे। अगर मान के चले कोई किसी लड़की की शादी हुई थी 17 साल में, अब वो लड़की हो गई 18 साल की, वो लड़की चाहे तो कंटिन्यू रखे कि चलो यार माँ बाप ने कर दिया ठीक है, अगर लड़की चाहे तो वो कोर्ट में जाके बोल सकती है कि माय लॉर्ड मेरा शादी गलत समय में कर दिया गया था, लीगल एज था ही नहीं, तो मुझे डाइवोर्स लेना है या मुझे ये शादी वॉइड डिक्लेयर करना है, कोर्ट शादी को वॉइड कर देगा क्योंकि इस लड़की की शादी का जो उम्र था वो गलत था। मेंटल इनकैपेसिटी, लड़की को पता ही नहीं था कि लड़के को पागलपन का दौरा पड़ता है, बाद में उसको लगा कि इसको तो पागलपन का दौरा है, तो शादी तोड़ सकती है, या चाहे तो यार इसको तो कभी कभी पागलपन का दौरा पड़ता है लेकिन प्यार बहुत करता है, ठीक है, तो लड़की चाहे तो कंटिन्यू कर सकती है। तो यही है आपका वॉइड और वॉइडेबल मैरिज। और इसमें डिफरेंस क्या है? तो वॉइड मैरिज शुरू से ही जो है वॉइड होता है, ठीक है, उसको आप वैलिड नहीं कर सकते, जबकि वॉइडेबल मैरिज जो होता है शुरू में वैलिड होता है, आप बाद में चाहो तो उसको इनवैलिड कर सकते हैं, ठीक है। वॉइड मैरिज में आपको कोर्ट की डिग्री की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि वॉइड तो वॉइड है, ठीक है। अगर आपको चाहिए तो आप जाओ कोर्ट में डिक्लेयर कर सकते हो, लेकिन जो वॉइड है वो वॉइड ही होता है, उसमें डिग्री की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। लेकिन ये जो वॉइडेबल मैरिज है आपको उसमें कोर्ट में जाना ही होगा, ठीक है, शादी को तोड़ने का जो पिटीशन है वो लगाना ही पड़ेगा, डिग्री लेना ही पड़ेगा, तब आपको जो है वो हो जाएगा। इसके बाद वॉइड मैरिज को सेक्शन 11 में बताया गया है, वॉइडेबल मैरिज को सेक्शन 12 में बताया गया है, ठीक है। तो ये सारी चीजें इसके अंदर दी गई हैं, अगर किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए।